तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में हमने एलिमेंट्स तक पढ़ लिया था और आज हम HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एट्रीब्यूट्स लाजमी होते हैं। कुछ कुछ में नहीं होते और अक्सर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है। ये जो ए टैग है, ये टैग को एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट के अंदर ये जो href है, ये है एट्रीब्यूट। ये इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। और ये जो href है, ये है हाइपरलिंक। ये एक हाइपरलिंक को डिफाइन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? हाइपरलिंक को डिफाइन। अब इसको अगर इन डीप देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब जैसे ये खुल रही है वेबसाइट, तो इन लोगों ने यहाँ पर एक ए टैग लगाया। ए टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाया है जिसका नाम है href। और उसके अंदर इक्वल्स टू डाल के वैल्यू डाली है। वैल्यू क्या डाली है? वैल्यू डाली है कि कोई भी वेबसाइट का लिंक। अगर आप लोगों को कोई भी लिंक डालना हो तो href एट्रीब्यूट यूज़ होता है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक W3 वेबसाइट खुल जानी चाहिए। यू कैन सी राइट नाउ, ये खुल गई। इसके बाद हम अगले स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है SRC। SRC सोर्स को डिफाइन करता है। अब इसको भी अगर इन डीप देखें तो ये कैसे काम करता है। ये काम यूँ करता है कि अगर किसी भी इमेज के टैग में हम SRC डालकर इक्वल्स टू वैल्यू डालेंगे, वैल्यू से मुराद आपकी जो इमेज का URL है वो डालेंगे, तो ये डिस्प्ले पर इमेज शो करवाएगा। इमेज ये है, सही है। इसके साथ ये जो विड्थ है और ये जो हाइट है, ये भी एक तरीके का एट्रीब्यूट ही है। इसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक दिया हुआ है विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इमेज के साथ ये जो विड्थ और हाइट लगा है, ये भी एक तरह का एट्रीब्यूट ही है। हियर यू कैन सी, ये देखें, ये जो आपको दिख रहा है ये एक एट्रीब्यूट है। ये भी एक एट्रीब्यूट है। विड्थ का मतलब इसकी ये जो चौड़ाई है और हाइट का मतलब ये इसकी लंबाई जो है। अगर मैं इसको 90 कर दूँ, 9, और यहाँ अगर मैं इसको रन करूँ तो ये और लंबा हो जाएगा। और अगर मैं इसको अगर 80 कर दूँ तो ये थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप। तो ये तो है एट्रीब्यूट। इस चीज़ को बोलते हैं एट्रीब्यूट। और ये हाइट और विड्थ को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आप लोगों ने अक्सर देखा होगा अल्ट। अल्ट किस लिए यूज़ होता है? अल्ट इसलिए यूज़ होता है कि अक्सर वेबसाइट में अगर हम खोलते हैं तो इमेज शो नहीं हो रही होती है। इमेज शो नहीं हो रही होती है तो क्या करते हैं वो? अल्ट बता देता है कि ये किस टाइप की इमेज है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ देखना, ये इमेज शो हो रही है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये इमेज शो हो रही है। तो इसने यहाँ पे अल्ट भी डाला हुआ। अगर यहाँ नेट नहीं चल रहा होता तो यहाँ पे इमेज शो नहीं होती। अभी इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसने इमेज का URL गलत डाला है। लेकिन अगर सही भी होता और नेट नहीं चल रहा होता तो यहाँ पर ये क्या दिखाता? गर्ल विद अ जैकेट। गर्ल विद अ जैकेट टेक्स्ट दिखाता। ये जो हमने अल्ट एट्रीब्यूट को यूज़ करके लगाया था। अल्ट एट्रीब्यूट इसीलिए यूज़ होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये रहा गर्ल विद अ जैकेट। और ये आपको छोटा सा आइकन दिख रहा है, ये एक पिक्चर है, बट ये सही से दिखा नहीं रहा है। अब हम इसे कट करेंगे और हम इसे स्क्रॉल करेंगे। अब आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि वेबसाइट में कुछ कलर्स डाले हैं। जैसे कि ये ट्राई का बटन है, ट्राई इट योर सेल्फ, इसके पीछे ग्रीन कलर हुआ है। तो ये कैसे डाला भाई? ये इसके लिए यूज़ होता है स्टाइल का एट्रीब्यूट। स्टाइल का एट्रीब्यूट क्या करता है? ये कलर डाल देता है। और इसके अंदर ये एक एट्रीब्यूट है। इसके अंदर ये एक इसकी प्रॉपर्टी है कलर। और ये जो इसकी वैल्यू है वो है रेड। अब इसको हम खुद प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये क्या है। अब इसे बोलते हैं एक एट्रीब्यूट। ये जो स्टाइल लिखा हुआ है ये है एक एट्रीब्यूट। और इसे बोलते हैं एलिमेंट या तो फिर पी टैग, मतलब पैराग्राफ का टैग।
और ये जो कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है, ये जो कलर लिखा हुआ है यहाँ तक, सिर्फ ये कलर है, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी। ये कलर की प्रॉपर्टी है। क्या होना चाहिए इस पैराग्राफ का? टेक्स्ट। इसमें क्या हो जाए? कलर क्या हो जाए? रेड। कलर जब रेड हो जाए और जैसे हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे कलर क्या हो गया? रेड हो गया। अगर मैं इसका कलर एक्वा कर दूँ, AQUA एक्वा कर दूँ, तो ये कैसा दिखेगा? हाँ, इट्स लुक प्रिटी। इसके बाद हम इसे स्क्रॉल करते हैं और इसके अंदर ये जो HTML डॉक टाइप का जो HTML टैग है, ये एक टैग है और इसके अंदर जो लैंग है ना, लैंग का मतलब है लैंग्वेज। लैंग का मतलब क्या है? लैंग्वेज। अब ये जो HTML के अंदर जो लैंग है, इसकी लैंग्वेज ये एक एट्रीब्यूट है। इक्वल्स टू इसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? EN का मतलब फुल फॉर्म है इंग्लिश इसकी फॉर्मेट होना चाहिए, इंग्लिश US। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो ये जो एट्रीब्यूट है टाइटल भी एक एट्रीब्यूट है। अब इसके अंदर हमें टाइटल क्या डालना है? आई एम अ टूल टिप। इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब हम ये आ गई। अब इस बंदे ने यहाँ पे क्या डाला हुआ है? एक टाइटल डाला है और टाइटल कहाँ शो हो रहा है? यहाँ पे टाइटल शो नहीं हो रहा। जैसे हमने इसके ऊपर यूँ होवर करके रखा तो क्या लिखा हुआ है? आई एम अ हेडर। और ये क्या है? आई एम अ टूल टिप। अगर इसके ऊपर आप यूँ स्क्रॉल करके रखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? होवर, आई एम अ टूल टिप। तो ये टाइटल का एट्रीब्यूट इक्वल्स टू डाल के आप लोग अंदर अपनी वैल्यू को डाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी भी है और इजी है। इसके बाद हेडिंग्स पर चलते हैं। हेडिंग्स पर जाने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं H1 की हेडिंग आई हुई है, H2 की हेडिंग। ये जो HTML के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक हेडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट में हेडिंग यूज़ होती है, तो हेडिंग के लिए टैग जो यूज़ होता है, एलिमेंट जो यूज़ होता है, उसे बोलते हैं H1। और ये H1 कहाँ तक जाता है? इसकी भी एक लिमिट है। इसकी लिमिट है H6 तक। H6 तक ये जाएगा। H1 बहुत बड़ा होता है, वो उससे छोटा है H2, H3 उससे भी छोटा है, H4 उससे भी छोटा है। ऐसे करते करते ये इसका एल्गोरिथम काम करता है। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। HTML के हेडिंग्स ये बता रहा है HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द 1 H1 to H6 टैग्स। सही, तो वही बात हो गई कि ये H1 से लेकर H6 तक होती है। अब हेडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं? क्योंकि हेडिंग यूज़ होती हैं वेबसाइट्स में। अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे, अगर आप लोगों को HTML की हेडिंग्स को बोल्ड करना है और बड़ा करना है इसका फाइल साइज़, तो हम इस पर कौन सा एक एट्रीब्यूट लगाएंगे? स्टाइल का, और इसके अंदर इक्वल्स टू डालकर हम लिखेंगे अपने फ़ॉन्ट का साइज़। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या कर दो? 60 पिक्सल कर दो। इसका कितना होता है? डिफ़ॉल्ट H1 का फ़ॉन्ट साइज़ होता है 20 पिक्सल। अगर हम इसमें स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाकर अगर हम फ़ॉन्ट साइज़ कर दें इसका 60 पिक्सल, तो ये हो जाएगा बड़ा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस साइड पर। अभी थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अगर मैं इसे 90 कर दूँ तो ये देख सकते हैं ये अब छोटा है, ये 60% का है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो गया। ये कैसे बड़ा हुआ? इसका लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर हम एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर दो कितना? 90 पिक्सल्स। हर एक पिक्चर में आपने छोटे छोटे ज़रात पिक्सल्स देखे होंगे, पार्टिकल्स इस जिन्हें बोलते हैं, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ यूज़ होती है पिक्सल्स। इसको भी आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये एक एक्सरसाइज आ गई, इसे अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। नीचे आते हैं पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में क्या है? पैराग्राफ्स में है P टैग होगा और भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल थिंग्स होंगे। तो पैराग्राफ लिखने के लिए आप लोगों को पहले से पता है P टैग यूज़ होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे
अब जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस बंदे ने किस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ये डिस्प्ले पे बिल्कुल फ्लैट शो करवाएगा, बिल्कुल डिसिप्लिन से लिखा हुआ शो कराएगा। इसने देखो यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है ना, बट ये इसने यहाँ पे बिल्कुल तमीज़ से शो करवाया। अगर आप लोग चाहते हो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही लिखा हुआ वहाँ पर आए, तो उसके लिए यूज़ होता है प्री टैग, PRE, प्री, वो टैग यूज़ होता है। अब हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो इसे नीचे आ जाते हैं। प्री टैग को अभी फ़िलहाल छोड़ो। यहाँ पर अगर आप लोगों को पैराग्राफ लिखने के बाद अगर कोई लाइन डालनी है, अगर किसी पैराग्राफ के नीचे कोई लाइन डालनी है, जैसे कि लाइक दिस, ये इसने पैराग्राफ लिखा और नीचे क्या आ गई, लाइन। यहाँ पर H1 का टैग है, सही, दिस इज हेडिंग 1, ये है पैराग्राफ, दिस इज सम टैग, दिस इज सम टैग, और इसने बीच में क्या डाला, HR का टैग। HR का टैग क्या करता है, लाइन डाल देता है। अगर मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये, और मैं इसे रन करूँ तो आई एम सॉरी, हो ही नहीं रहा यार, हो गया। अगर मैंने देखे यहाँ से HR का टैग को रिमूव किया और जैसे मैंने यहाँ रन पे क्लिक किया तो क्या हो गया, यहाँ से एक लाइन हट गई। अगर हम पैराग्राफ में ब्रेक डालना चाहें, अगर हम बीच में कुछ लफ्ज़ों को तोड़ना चाहें, तो उसके लिए यूज़ होता है BR का टैग, लाइन ब्रेक टैग, इसे बोलते हैं लाइन ब्रेक टैग। जैसे ये लाइनों बीच में से तोड़ देता है। अब जैसे कि इसने लिखा दिस इज, BR का टैग डाला, अब पैराग्राफ, फिर BR का टैग डाला विद लाइन ब्रेक्स, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ BR डाला उसके आगे से इससे क्या कर दिया, स्पेस दे दिया। अब मैं अगर इसे यहाँ पर रन करूँ तो यहाँ पर आप लोग शो देख सकते हैं, यहाँ से स्पेस ख़त्म हो गया, हियर यू कैन सी। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर कुछ लिखा है द पोएम की प्रॉब्लम। तो पोएम प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि इसने यहाँ पे P टैग लिखा और यहाँ पर इसने कुछ पोएम लिखी है इस फॉर्मेट में। अगर इसको इसी तरीके से जैसे इसने यहाँ कोड में लिखा है वैसा ही वहाँ चाहिए, तो वैसा तो यहाँ पर शो नहीं होगा, यहाँ बिल्कुल फ्लैट शो होगा जैसे नॉर्मल होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और अगर हम इसे कट कर दें और नीचे आए, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले बताया, इसका सॉल्यूशन है HTML प्री टैग। जो HTML का प्री टैग है ये इसका सॉल्यूशन है, ये जो एलिमेंट है प्री, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर हम प्री टैग के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो जैसा हम प्री टैग के अंदर जिस टाइप से हम स्टाइल से लिखेंगे वैसा ही वहाँ पर शो होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल तमीज़ से यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी बिल्कुल प्यारा लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक एक्सरसाइज आ गई है, अभी फ़िलहाल के लिए इसे छोड़ देते हैं। हम नीचे आते हैं अभी कुछ स्टाइल के टैग्स में। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हम कलर कैसे लिखें। कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम टेक्स्ट के अंदर कलर भर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये एक नॉर्मल टैग है P का, लेकिन ये एक टैग है जिसके अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है और यहाँ कलर की प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। और जो इसकी वैल्यू है, इसका जो लिखाव है, इसे यहाँ पर रेड कलर दिया गया है। रेड कलर से मुताबिक कि इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड कर दो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको अभी फ़िलहाल हम कट करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे आपका टैग का नेम क्या होगा, P होगा। इसके बाद स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाओ, फिर आपकी प्रॉपर्टी लगाओ जिससे कलर एक प्रॉपर्टी है, और आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू आपकी रेड होनी चाहिए। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा दिस कलर इज़ रेड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं, एक और प्रॉपर्टी आती है जिसे बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड
कलर क्या करता है कि जो पीछे का कलर होता है बैक साइड का, उसको पूरा कलर कर देता है। अब जो कलर आप लोग देना चाहें वो कलर कर सकते हैं। अब इस बंदे ने बॉडी के अंदर ये पावर ब्लू कलर लगाया। अगर मैं इस टैग को यहाँ से पकड़कर कंट्रोल X दबा दूं और अगर मैं इसी टैग को H1 में पेस्ट कर दूं तो क्या ये चलेगा? ये चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि कुछ भी हमने गड़बड़ नहीं किया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अब मैंने इसके बैकग्राउंड को जो कलर है वो खाली मैंने H1 के अंदर लगाया। H1 में हमने कैसे लगाया? बस क्या किया, स्टाइल लिखा इक्वल्स टू डाल के आपकी जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर और पावर ब्लू, जो कलर आपको चाहिए, ब्लू चाहिए या पावर ब्लू चाहिए, जो भी एनीवन कलर आपको जो भी चाहिए तो वो आप लोग लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी है कोडिंग, बस देखने में कुछ हैकर टाइप की होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी होती है। जैसे कि इसने यहाँ पर दोनों चीज़ों का दिखाया हुआ है कि हम बैकग्राउंड कलर कैसे लगाएं। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ, इसका कलर और बैकग्राउंड कलर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड को मैं रिमूव कर देता हूँ, इसका कलर रह जाए बस। और अगर मैं इससे रन पे क्लिक करूं तो जो इसका कलर रेड हो जाएगा, बैकग्राउंड हट जाएगा। हियर यू कैन सी फॉर्मेट लिखने का बिल्कुल एज इट इज सेम है। स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे इक्वल्स टू आपकी जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, उसका नाम है पावर ब्लू। पावर ब्लू क्या है? पावर ब्लू आपकी वैल्यू है जो आपको यूज़ करनी है। इसके बाद हमें टेक्स्ट का कलर, जैसे मैंने आपको सिखा दिया, बहुत आसान है। इसके बाद हमारे पास एक नई आती है जिसे बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली बहुत ज़्यादा एपिक होती है क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सादी राइटिंग लिख लिख कर आप भी बोर हो जाओगे। अगर ज़्यादा फोकस चाहिए आपको अपनी इस हेडिंग में, तो इसके लिए आप लोग फॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी हेडिंग लग रही है। और ये भी, अगर ये बोल्ड में होती तो और भी प्यारी लगती। तो इसने यहाँ पर स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया है और यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी चेंज की और वैल्यू चेंज की। प्रॉपर्टी क्या लिखी है? फॉन्ट की जो फैमिली है उसको वेरडाना कर दो, सही है। और इसने दूसरी लगाई हुई है। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं और इसे क्लोज करते हैं और नीचे आएंगे हम। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है फ़ॉन्ट साइज़। हमारे फ़ॉन्ट का जो साइज़ होगा, हमने जितना भी टेक्स्ट लिखा है इसका जो साइज़ होगा, इसे बड़ा कर दो या छोटा कर दो, तो उसको भी हम स्टाइल प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है और यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये आपकी प्रॉपर्टी है और ये जो 300% है ये आपकी वैल्यू है। अगर मैं इसको 600 कर दूँ, 3 को मिटाकर 6 कर दूँ, तो ये जो दिस इज़ द हेडिंग है ये कुछ बड़ी हो जाएगी। हियर यू कैन सी कोडिंग बहुत ज़्यादा इजी होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो इसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट को। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होती है? टेक्स्ट अलाइनमेंट इसलिए यूज़ होती है कि अक्सर लोगों को जो टेक्स्ट चाहिए होता है, जैसे कि अब हम अगर पी टैग में लिखेंगे तो ये जो पी टैग का जो बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है ये यहाँ आएगा, लेकिन हमें इसको बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो सेंटर में चाहिए तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है जिसका नाम है टेक्स्ट अलाइन। जो टेक्स्ट अलाइन है इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन जो इसका जो टेक्स्ट है इसको करना क्या है, इसका जो टेक्स्ट को करना है सेंटर। इसके टेक्स्ट को कर दो सेंटर। अब यहाँ लिखा सेंटर्ड हेडिंग। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी जो हेडिंग होगी वो सेंटर में आ जाएगी। Here you can see। अब यहाँ पर इसने टेक्स्ट अलाइनमेंट लगाई हुई है, तो इसको क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट अलाइन को क्या कर दो, सेंटर कर दो। तो उसने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो चैप्टर समरी, इस चैप्टर में हमने पढ़ा तो स्टाइल का एट्रीब्यूट,
जो कि एक वेब पेज को स्टाइल के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमने एक बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को यूज़ किया जो बैकग्राउंड कलर उसका कर देता है, और कलर की प्रॉपर्टी को यूज़ किया जो टेक्स्ट के कलर को कर देता है कलर। और जो फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट्स को एक अलग ही रूप में ले आती है। और ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये आपके जो फ़ॉन्ट का जो टेक्स्ट का साइज़ है उसको इंक्रीज़ करती है। और जो टेक्स्ट अलाइन है ये आपके टेक्स्ट के अलाइन, और ये आपकी जो पोजीशन है टेक्स्ट की उसको सेट करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा इसमें। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गई टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा टेक्स्ट बोल्ड होता है, इटैलिक होता है। तो ये जो बोल्ड इटैलिक है ना, तो ये कोडिंग में भी यूज़ होते हैं। इसे कोडिंग में कैसे यूज़ होते हैं? जैसे बोल्ड करना है तो इससे बोल्ड बी कैसे साउंड कर रहा है ना, तो बी इसका बोल्ड का टैग होगा। ये जो बी टैग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये है बोल्ड का टैग। पी टैग लिखा, उसके अंदर हमने बोल्ड टैग लिख दिया, बी लिख दिया। तो बी का टैग जैसे लिखेंगे तो ये टेक्स्ट क्या हो गया? बोल्ड हो गया। इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा है दिस इज अ टेक्स्ट बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई? बोल्ड हो गया। अब इटैलिक है तो ये क्या साउंड कर रहा है? आई, इटैलिक, इटैलिक साउंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? आई का टैग। आई का टैग क्या करता है? इटैलिक कर देता है। और यहाँ पर एक आ जाता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या करता है? सब स्क्रिप्ट ये करता है, ये जो आपका जो टेक्स्ट है उसको नीचे गिराता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ, और यहाँ सब स्क्रिप्ट नीचे लिखा हुआ, ये अपने टेक्स्ट को नीचे गिराया हुआ है इसने। और ये जो SUP है ना, सब स्क्रिप्ट, ये अपने टेक्स्ट को ऊपर लेके जाता है, यहाँ ऊपर। और ये जो सब स्क्रिप्ट है ये नीचे लेके आता है, सही है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नीचे करते हैं, और आप लोगों को पता होगा बी टैग बोल्ड का टैग होता है। और अगर बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग को मिलाकर एक बहुत ज़्यादा फोकस का टैग बनता है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग टैग। अक्सर वेबसाइट में आप लोगों को दिखाना होता है कि ये लफ्ज़ जो है बहुत काम का है, इसे यूज़ करो। तो ये बिल्कुल दिस टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके लिए क्या टैग यूज़ हुआ? इम्पॉर्टेंट। इसका टैग क्या है? स्ट्रॉन्ग। इसके बाद हम नीचे आएंगे, आई, इटैलिक, EM। EM इतना कुछ खास नहीं है, इटैलिक ही है। अगर हम इसे क्लोज कर देते हैं, EM इतना खास नहीं है। स्मॉल टैग, स्मॉल टैग क्या करता है? टेक्स्ट को स्मॉल कर देता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने स्मॉल टैग में यहाँ लिखा तो यहाँ पे क्या हो गया? टेक्स्ट स्मॉल हो गया। हियर यू कैन सी। अभी हम इसको बंद करते हैं और इसको हमने स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आ जाएंगे मार्क का टेक्स्ट। अब मार्क टेक्स्ट क्या करता है? मार्क एलिमेंट करता ये है कि कोई भी लफ्ज़ को अगर आपको मार्क करना है, कि बताना है कि ये जो टेक्स्ट है ये लफ्ज़ है, ये बंदे का नाम है, ये चीज़ है, तो इस पे आपको फोकस करवाना है, तो मार्क का टेक्स्ट यूज़ होता है। जैसे कि अभी हमने ये फॉर्मेटिंग, HTML फॉर्मेटिंग पे फोकस हुआ है। क्यों? क्योंकि हम इस पेज पर हैं। तो अगर हमको याद नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस पेज पर हैं? तो इसने यहाँ पे क्या लगाया? मार्क का टैग लगाया हुआ है। अब इसने मार्क का टैग लगाया, जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने मार्क का टैग कहाँ लगाया है। इसने मार्क का टैग लगाया मिल्क के ऊपर। तो मिल्क यहाँ पे क्या हो गया? मार्क हो गया। कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे, डिलीट का टेक्स्ट। डिलीट का टेक्स्ट क्या करता है? जैसे कि आपका कोई टेक्स्ट लिखा होगा तो वो इस टेक्स्ट को ऊपर एक लाइन डाल देगा कि ये टेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। करता है एग्जिस्ट, लेकिन यूज़फुल नहीं है, इसको काट दो। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस बंदे ने ब्लू के ऊपर लगाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू। और ये आप लोग देख सकते हो, चुप हो जाओ, ऐसा बोलो। तो इसके बाद हम लोग इसके स्क्रॉल करते हैं
और INS का टैग भी कोई ना ख़ास नहीं है। और इसके बाद हम लोगों ने सब स्क्रिप्ट का देख लिया कि ये टेक्स्ट को नीचे करता है। S50 सब स्क्रिप्ट का देखा था, ये जो टेक्स्ट को ऊपर करता है। इसके बाद एक HTML की एक्सरसाइज आ गई है, इसे अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। और कोटेशन को भी अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स HTML में इसलिए यूज़ होते हैं कि अगर आप लोगों को अपना कोड में कुछ सेव रखना है, अगर आपने आधा कोड लिखा है और आप कुछ लिखना चाहते हो और उसको कमेंट कर दो, सही है, अगर आपने उसे कमेंट कर दिया तो वो आपकी वेबसाइट में शो नहीं होगा, लेकिन आपके कोड में शो होगा, कोड एडिटर में शो होगा। जैसे कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर यहाँ पर एक कमेंट लगाया हुआ है, यहाँ पर एक कमेंट लगा हुआ है, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। कमेंट डिस्प्ले ब्राउज़र में नहीं होता, ये ब्राउज़र है, सही है, क्रोम चला रहा हूँ, ये ब्राउज़र है और ये एक कोड एडिटर है, सही है। तो ये क्या लिखा हुआ, P टैग लिखा हुआ, दिस इज अ पैराग्राफ, और यहाँ पर भी कुछ लिखा है लेकिन क्या यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ और इसको मैं यहाँ से भी मिटा दूँ तो ये क्या होगा, यहाँ शो हो जाएगा। अब मैं जैसे इसे रन करूं तो ये यहाँ पे क्या होगा, शो हो जाएगा, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। इसे लिखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और स्लैश दबाना है, क्वेश्चन शिफ्ट के बराबर वाला क्वेश्चन मार्क के नीचे, जैसे स्लैश दबाएंगे तो ये हो जाएगा। ये खाली VS कोड में काम करता है, तो ये ऑनलाइन कोड एडिटर है तो ये इतना फास्ट नहीं है, तो हमें यहाँ पे खुद ही लगाना पड़ेगा, तो लगाते हैं। अगर जैसे अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो ये यहाँ से हाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे कोड में है। इसके बाद हम कुछ कलर्स में आ जाते हैं। अब HTML में ये कलर्स होते हैं, टोमेटो, ऑरेंज, डॉगर ब्लू, मीडियम सी ग्रीन, ग्रे, सैलेड ब्लू, वियोलेट, लाइट ग्रे। और ये कलर यूज़ होते हैं हेलो वर्ल्ड, जैसे इसके बैकग्राउंड में यूज़ हो गया, इसके बैकग्राउंड में यूज़ हो गया, ये कलर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब इन कलर को यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको ऊपर सारा बताया है कि स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ होगा और बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो हो जाएगा डॉगर ब्लू, सही। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।